वेल वंदे मातरम बच्चों। पाठ के अगले भाग से आज शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा कि बड़े भाई मतलब कितना बड़ा था और छोटे भाई अभ्यास करने के लिए कितना ये करते थे, आलसीपन, और हमेशा खेल कूद में ही अपना समय व्यस्त करते थे। लेकिन उनका नसीब कितना अच्छा था कि सालाना परीक्षा में वो पास हो गए और उनके बड़े भाई साहब फेल हो गए। अब बड़े भाई साहब जैसे कि एक साल में दो दो साल करते थे, कक्षा में ही दो दो साल अभ्यास करते थे। ऐसे कर कर के दोनों के कक्षाएं नज़दीक आ गए थे। तो अब जब वो सालाना परीक्षा में छोटे भाई साहब पास हो गए और बड़े भाई साहब फेल हो गए, तो लेखक सोचा कि वह श्रेष्ठ है, घमंडी बन गया। लेकिन बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते फिर से वह नसीहत देने लगे। जैसे कि हमने कल देखा था कि जब तुम अपनी कक्षा में यानी बड़े कक्षा में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई कैसी करनी होती है, कितनी मुश्किल होती है, कितनी कठिन होते हैं अभ्यास करना। तो उसके बारे में ही अब वह बताने जा रहे हैं। बड़े भाई साहब कहते हैं, जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री करते हुए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा, तब उसे पता चलेगा इंग्लिस्तान मतलब अंग्रेज़ों का। बादशाहों के नाम याद रखने में ही कितनी परेशानी होती है। परीक्षा में कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए। अब आप अपनी कॉपी सामने रख कर अपनी कलम हाथ में लेकर सोच सोच कर पागल होते रहो। लेखक सोच रहा था कि अगर पास होने पर इतनी बेइज्जती हो रही है, तो अगर वह फेल हो गया होता तो पता नहीं भाई साहब क्या करते, शायद उसके प्राण ही ले लेते। मतलब यहाँ पर लेखक को ऐसा लग रहा था, जब बड़े भाई साहब अपनी कक्षा के अभ्यास के बारे में बता रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं पास हो गया हूँ, फिर भी बड़े भाई साहब मुझे इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर मैं फेल हो गया होता तो शायद ये क्या करते, ये मेरे प्राण ही ले लेते, शायद ऐसे सोच रहा था। लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद भी पुस्तकों के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं हुई। बड़े भाई साहब की इतनी नसीहत देने पर भी लेखक को पुस्तकों के प्रति प्यार नहीं आया। खेल कूद का जो भी अवसर मिलता वह हाथ से नहीं जाने देता। पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, बस इतना पढ़ता था कि कक्षा में फेल होकर बेइज्जती न हो, उतना ही वह लिखता था, पढ़ता था। फिर बड़े भाई साहब कहते हैं, फिर सालाना परीक्षा आ गई और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि लेखक फिर से पास हो गया और भाई साहब इस बार भी फेल हो गए। जब परीक्षा का परिणाम सुनाया गया तो भाई साहब रोने लगे और लेखक भी रोने लगा। जब भाई साहब का स्वभाव कुछ नरम हो गया था, कई बार लेखक को डांटने का अवसर होने पर भी वे लेखक को नहीं डांटते थे, क्योंकि हर बार लेखक पास होता था और बड़े भाई साहब फेल होते जाते थे। तो इस बार उनको दुख होने लगा था अपनी फेल होने का, इसीलिए वह लेखक को डांटना थोड़ा कम कर दिया। इसीलिए शायद उन्हें खुद ही लग रहा था कि अब उनके पास लेखक को डांटने का अधिकार नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कम, क्योंकि जो खुद फेल हो गए थे तो उसे क्या नसीहत देंगे, उसे कैसे डांटेंगे। अब लेखक की स्वतंत्रता और भी बढ़ गई थी।
वह भाई साहब की सहनशीलता का गलत उपयोग कर रहा था, क्योंकि जबकि बड़े भाई साहब उसे डांटना बंद कर दिए थे, तो इसे लगने लगा कि अब मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है, बड़े भाई साहब भी मुझे कुछ नहीं कहेंगे। और उसके अंदर एक ऐसी धारणा ने जन्म लिया था कि वह चाहे पढ़े या ना पढ़े, वह पास तो ज़रूर होगा, क्योंकि अब 2 बार वह 2 कक्षा में सालाना परीक्षा में पास हो चुका था। इसीलिए उसे घमंड आ गया था और वह उसके मन में ऐसा कहीं लग रहा था, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं तो पास हो जाऊंगा। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए बड़े भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पहले पढ़ लिया करता था, वह भी उसने बंद कर दिया। अब लेखक को पतंगबाजी का शौक लगा और अब उसका सारा समय पतंगबाजी में ही गुजरता था। फिर भी वह भाई साहब की इज्जत करता था, क्योंकि वे उसे उम्र में बड़े थे और उनकी नज़रों से छिपकर ही पतंग उड़ाता था। अब भी वह उनसे डरता था। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर लेखक एक पतंग को पकड़ने के लिए बिना किसी की परवाह किए दौड़ा जा रहा था। अचानक भाई साहब से उसका आमना सामना हुआ। वे शायद बाजार से घर लौट रहे थे बड़े भाई साहब, और जैसे ही यह पतंग पकड़ने के लिए भागते भागते जा रहा था, तो दोनों भाइयों का आमने सामने हो गया। जैसे ही वह बाजार में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े क्रोधित भाव से बोले, इन बेकार के लड़कों के साथ तुम्हें बेकार के पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? क्योंकि वे बच्चे हमेशा खेल कूद में ही व्यतीत करने वाले थे, मतलब अच्छे नहीं थे, गरीबों के बच्चे थे। इसीलिए बड़े साहब ने उसे हाथ पकड़कर खींचते हुए लाए और उसे डांटा। तुम्हें इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम छोटी कक्षा में नहीं हो, बल्कि अब तुम 8वीं कक्षा में हो गए हो और मुझसे सिर्फ 1 कक्षा पीछे पढ़ते हो। तो भाई साहब अभी 9वीं कक्षा में ही थे और छोटे साहब यानी लेखक 8वीं कक्षा तक आ पहुँचे थे। आखिर आदमी को थोड़ा तो अपनी पदवी के बारे में सोचना चाहिए। भाई साहब कहते हैं, अब तो 8वीं कक्षा में आ गया तो छोटा है क्या? समझ किताबें पढ़ लेने से नहीं आती, बल्कि दुनिया देखने से आती है। बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि यह घमंड जो अपने दिल में पाल रखा है कि बिना पढ़े भी पास हो सकता है, और उन्हें लेखक को डांटने और समझने का कोई अधिकार नहीं रहा। कहते तू ऐसा मत समझ कि मुझे तेरे डांटने का कोई अधिकार नहीं है, इसे निकाल डालो, क्योंकि मैं अब भी तुझसे बड़ा ही हूँ। लेखक कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि अगर तू नहीं मानेगा तो भाई साहब थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं, मैं तुझे थप्पड़ भी मार सकता हूँ। और उसके उसको उनकी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि बड़े साहब भाई साहब उसे डांट रहे थे, तो शायद लेखक को वह सारी बातें अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन फिर भी वह बड़े भाई साहब का इज्जत करते थे, तो सारी बातें सुननी पड़ी। और आगे चलकर बड़े भाई साहब कहते हैं कि समझाने नई योजना के कारण उनके सामने सर झुका खड़ा रह गया था। आज लेखक को सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था, न केवल उम्र से बल्कि मन से भी। और बड़े भाई साहब के लिए उसके मन में इज्जत और भी बढ़ गई। लेखक ने उनके प्रश्नों का उत्तर नर्म आंखों से दिया। आंखों में आंसू आए। भाई साहब जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उनको ये सब कहने का अधिकार भी है। भाई साहब ने लेखक को गले लगा दिया और कहा कि वे केवल लेखक को पतंग उड़ाने से मना नहीं करते हैं, उनका भी मन करता है कि
वे भी पतंग उड़ाएं, लेकिन अगर वे ही सही रास्ते में से भटक जाएंगे तो लेखक की रक्षा कैसे करेंगे? बड़े भाई होने के नाते यह भी तो उनका ही कर्तव्य है ना, छोटे भाई को गलत रास्ते से जाना रोकना, उसके अच्छे बुरे का ख्याल रखना, उसको नसीहत देना, उसे अच्छे रास्ते पे लाना, ये सब तो बड़े होने के नाते उनका पहला कर्तव्य है। जबकि वो भी एक छोटे से बच्चे ही है, लेकिन उम्र से छोटे हैं तो उनका भी मन करता है खेलना कूदना ये सब करना, लेकिन क्या करते, उनसे भी छोटा भाई था तो छोटा भाई उनके ही रास्ते पे चलेगा जो बड़े भाई साहब करते हैं। इसीलिए बड़े होने के नाते बड़े भाई साहब को अपने बचपन के दिनों को ऐसे ही निकालना पड़ा, जबकि बड़ों की तरह तो ऐसे ही होता रहा। इत्तेफाक से उस समय जो दोनों बड़े भाई और छोटे भाई बात कर रहे थे, छोटे भाई साहब को बड़े भाई साहब लिपट के रो रहे थे, तभी एक टूटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजरी। उसकी डोर कटी हुई थी और लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे तो थे ही, उन्होंने उछल कर डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़े और लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। जैसे कि बड़े भाई साहब के मन में भी बचपना था, बचपन के खेल कूद का करना था, ये पतंग उड़ाना चाहते थे, ये सब वह भी करना चाहते थे। और इस समय वह ये भूल गए कि वे बड़े भाई साहब हैं और उनके मन में जो छिपा हुआ बचपन था, बालपन था, वह बाहर निकल आया और वह पतंग को लेकर हॉस्टल की ओर दौड़ने लगे और उन्हीं का पीछा करते हुए छोटे भाई लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए चले गए। तो बड़े भाई साहब पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ भी पूछ सकते हो। इससे पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आपके पास किताब है तो किताब पहले पढ़ लो। अगर आपके पास किताब नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो मैंने पाठ के सार भेजे हैं उन्हें और एक बार पढ़ लेना, ताकि जो कुछ भी मैंने कहा है आपके समझ में आ जाए, पूरा पाठ आपको समझ में आए। इसीलिए आप इसको शांत मन से एक बार या 2 बार पढ़ लीजिएगा। अगले क्लास में मतलब अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं भेजूंगी, उन्हें अपने फेसबुक में ही लिखना, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा, लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और अगर कल स्कूल शुरू होने पर जब पूछा जाएगा तो आपको फेसबुक सबमिट करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को जैसे जैसे वक्त मिलता है, एक ही बार लिखो ऐसे नहीं कहूँगी, क्योंकि आपको दूसरे विषय भी तो पढ़ना है। तो जैसे जैसे आपको वक्त मिलता है वैसे वैसे आप फेसबुक में सारे प्रश्नोत्तर लिख कर तैयार रखना। ठीक है बच्चों, तो फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलते हैं। तब तक बाय, जय हिंद।